हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज़ ऑन लीनियर अलजेब्रा। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो वो आप एक बार देख लो, अदरवाइज़ ये फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम डिस्कस करते हैं बेसिस। तो बेसिस एंड डायमेंशन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस, जैसे कि हम लैंग्वेज में ही हम बोलते हैं बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस आप बोल सकते हो वो बड़ा सेट जिस पे पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस खड़ा हो, आप ऐसे कह सकते हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो वैसा सा सेट जिससे हम पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकें या जनरेट कर सकें, दैट सेट इज़ कॉल्ड बेसिस। एंड वो वाला सेट ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास बेसिस। अब देखो बेटा, बेसिस क्या होता है? बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिस क्या है? मान लीजिए V कोई वेक्टर स्पेस है आपके पास। लेट V ओवर F, V ओवर द फील्ड F बी ए वेक्टर स्पेस। ये आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है। V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। देन ए नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set B is called basis। नॉन एम्प्टी सेट ऑब्वियसली V का सबसेट है जी, ध्यान में रखना, ये जो B है V का सबसेट ही होना चाहिए, ठीक। नॉन एम्प्टी सेट विच इज B सबसेट ऑफ V is called basis। नंबर 1, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास है, जो आपका B है दैट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीनिंग B के जितने भी एलिमेंट होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसमें भी V में ओवर द फील्ड F ऑब्वियसली, ठीक। एंड सेकेंडली, जो आपका लीनियर स्पैन ऑफ B है दैट शुड बी इक्वल टू V। इसका मीनिंग सिंपल है, मतलब जो B है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो, वही वाली बात हो गई। B जो है उसे क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना पड़ेगा, और जो B है दैट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो उस B को हम क्या बोलते हैं भाई? बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मीनिंग सिंपल है, every element of the vector space can be written as linear combination of elements of V। that means every element of V, every element of the vector space can be expressed as linear combination of elements of B, ठीक। तो इस ऐसे वाले B को हम क्या बोलते हैं भाई? बेसिस बोलते हैं। तो कीप इट इन माइंड। बेसिस का मीनिंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, समथिंग लाइक दैट बेस, आधार जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ऐसा वाला आधार जिस पे पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस बनाया जा सके। अब ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ V2 ओवर R की। V2 ओवर R क्या है? दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। सेट ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन कैसे होते हैं भाई? एक्स वाई, वेयर एज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन। अब ध्यान से देखो, सेट ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन, सभी को मैं लिख सकता हूँ, प्लेन में कितने भी वेक्टर्स हों उनको लिखा जा सकता है एज ए linear combination of this one and this one। this is x-axis, this is y-axis। कोई भी अगर मैं यहाँ पे कोई वेक्टर लिखूँ एक्स वाई, आप समझ रहे हो, ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये x हो गया आपका, ये y हो गया, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिखते थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप व्हाटएवर जो भी है। तो अब ध्यान से देखो, क्या इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे भाई? एक्स वाई कैन बी रिटन एज 1, इसको हम लिखेंगे x0
प्लस 0y। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो 1 0 हो गया। यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखो आप तो ये क्या हो गया भाई, y 0 1। अब x y को मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1, 1 0 एंड 0 1। 1 0 अगर आप ध्यान से देखो तो ये i है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x i कैप y j कैप, तो ये क्या बना, ये वही तो है x, दिस इज योर i, और आप इसको लिख सकते हो 0 j कैप। अब यहाँ पे लिखो y, ये क्या आया 0 प्लस 1 के j कैप, यस। तो ये वाले वेक्टर को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो अब हम चलो इसको ऐसे आई जे के की फॉर्म में नहीं पढ़ते, अब इसको हमने जनरलाइज कर दिया कॉन्सेप्ट को। तो अब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, ये जो एक्स वाई वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो यो जो बी था मेरा, अब यहाँ पे ये बन गया भाई 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, बेसिस, ये क्या हो गया भाई, बेसिस ऑफ V2 ओवर R। अब अगर ध्यान से आप देखो तो प्लेन में कोई भी वेक्टर है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। या सिंपली आप यूनिट वेक्टर लिखते हो, x एक्सिस की डायरेक्शन में i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में j कैप। तो ये i कैप है आपका, यही तो है 1 0, j कैप क्या है आपका 0 1, ठीक। और दूसरी बात, ये जो आपका है ना b, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। लीनियरली इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए आपके पास दो मेथड थे, या तो आप क्या करो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक। डिटर्मिनेंट वाले मेथड में क्या होता था, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर देखो भाई ध्यान से 1 0 0 1, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इन वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं भाई जब इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक। अब हमने क्या सीखा कि जो V2 का बेसिस है वो ये वाला B बन रहा है। और थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली सोचो तो आप ऐसा भी कह सकते हो, किसी भी कोई भी वेक्टर अगर आपको R2 में लिखना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, x एक्सिस एंड y एक्सिस की। तो जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वेक्टर, y एक्सिस को दिस वेक्टर, तो दैट इज़ द बेस और यू कैन से बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना चाहूँ, मान लो वेक्टर, इसको मैं क्या कर दूँ भाई, अब एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ मैं, जैसे कि शो दैट, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, शो दैट this B, this set 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is basis of V3 over R। V3 over R का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज एक्स वाई जेड whereas x y z belongs to reals। अब ध्यान से देखो ये भी बेसिस बन रहा है भाई, किसका बेसिस बन रहा है, वेक्टर्स इन y j कैप z k कैप में, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको, जैसे कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हो, अगर आप वैसे समझाने की कोशिश करूं आपको, इस वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे x i कैप y j कैप z k कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा ही सकता है ना, x यहाँ पे i कैप 0 j कैप 0 k कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखा जा सकता है भाई। तो ये क्या हुआ, y 0 i कैप, यहाँ जहाँ पे आपके पास आया j कैप और लास्ट में यहाँ पे 0 k कैप। अब यहाँ पे फिर से मैं लिखूँ z,
तो फिर ये क्या हुआ भाई, 0 i कैप 0, अब यहाँ पे j कैप और 1 k कैप। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ अब टपल्स फॉर्म में, तो ये होगा भाई आपका XYZ एंड दैट कैन बी रिटन एज x। इसको हम लिखते हैं भाई ij के कंपोनेंट लिख लो 1 0 0 1 0 0। टपल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं y 0 1 0, यहाँ पे आया z 0 0 1, तो इट्स ओके। ठीक, अब वही मैं बात बता रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, अब ऐसे लिखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो प्लेन में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये वाला सेट जो हुआ आपका, ये क्या हो गया भाई, बेसिस। अब ये पहली कंडीशन थी वो अंडरस्टूड है, इसका मुझे मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ये। ठीक, तो इसका डिटरमिनेंट तो 1 होता है, कैन नेवर बी 0। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला वेक्टर भी क्या बन गया भाई, बेसिस। अब इसको मैंने समझाया ऐसे, जैसे अब वही बात होगी ना। तो अगर हमें प्लेन 3D में, स्पेस में कोई भी वेक्टर लिखना हो 3D में, तो उसको किसको बेस मान के लिखेंगे हम भाई, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये जो है 1 0 0, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। या आप ऐसा भी कह सकते हो, ये x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये किसके हैं भाई, z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पे पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस है जो वो बन रहा है, जहाँ आप ऐसे कह सकते हो जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द बेस। बट अब ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे R3 का यही बेस हो कोई ज़रूरी नहीं है, और R2 का यही बेस हो कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये अगर ये हो तो इनको हम दोनों को, इनको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। ये स्टैंडर्ड बेसिस है R2 में, ये स्टैंडर्ड बेसिस है R3 में। तो बेसिस हर बार स्टैंडर्ड हो वो कोई ज़रूरी नहीं है। हम कैसे हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो कोई भी सेट, सबसेट, ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस का सबसेट, उसको हम बेसिस बोलेंगे। कब, जब अगर वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो, और लीनियर स्पैन हो। अगर दो ही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तब भी वो क्या हो जाता है, बेसिस हो जाता है। अगर ऐसे बेसिस हैं तो अगर ये ऐसे, ये R2 का हो गया, ये आपका यहाँ से ये आपका R3 का हो गया, तो इनको हम बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड बेसिस। अब तक हमने डिस्कस किए स्टैंडर्ड बेसिस। तो बेसिस स्टैंडर्ड होने तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी सेट, जैसे कि मैंने बताया, कोई सेट है B, सबसेट है वेक्टर स्पेस का, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, एक तो ये B जो है वो क्या हो जाए भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या हो जाए, ये वाला B पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर जाए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये वाला जो सबसेट होता है V का, वो क्या बन जाता है भाई, बेसिस। ठीक, तो स्टैंडर्ड बेसिस हर बार हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये भी तो शो दैट, मैं एक सेट ले रहा हूँ भाई, 1 2 1 1 1 3 1 0 0। दिस इज बेसिस ऑफ R3। ये R3 का बेसिस बन रहा है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो V3 ओवर R, एक ही बात है। ठीक, ये R3 का बेसिस है। क्यों भाई, देखो दोनों कंडीशन से लगा के देखो सेटिस्फाई हो रही है। तो लेट अस ट्राई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। कौन से वाला भाई, डिटर्मिनेंट वाला, उससे आसान रहता है। नहीं तो आप दूसरा लंबे वाला मेथड भी कर सकते हो। इसको मैं रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी लिखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आया आपका 1 1 3। मुझे तो सिर्फ यही चेक करना है कि ये 0 तो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो बेटा, डिटर्मिनेंट निकालो, इसका क्या आ रहा है, एक्सपैंड कर दो या इसी के क्रॉसपॉन्डिंगली एक्सपैंड कर दो, क्या प्रॉब्लम है। इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से एक्सपैंड करो, तो ये आया भी, ये भी गया, ये भी गया, ये आपका आया 6। चलो एक बार लिख लो,
2 1 1 3, डिटर्मिनेंट आया भाई 6 माइनस 1, दिस इज़ 5, बात ख़त्म, नॉन ज़ीरो। ठीक, नॉन ज़ीरो है तो ये सेट तो हो गया भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात, अब इसको चेक करो कि ये लीनियर स्पैन है या नहीं है। मतलब कोई आप अपनी ओर से लेट अल्फ़ा बीटा गामा कोई वी इसमें ले लो भाई, R3 में ले लो। ठीक, तो इसको लिखो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? अगर लिखा जा सकता है तो ये बेसिस हो जाएगा, अगर नहीं लिखा जा सकता तो ये बेसिस नहीं होगा। अब चेक करते हैं, तो हम लिखते हैं भाई अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे स्केलर्स मैं ले लेता हूँ भाई A 1 to 1, यहाँ पे लिखा मैंने B 1 1 3, अब तीसरा लिखा भाई C 1 0 0। अब बेटा सॉल्व करो इसको, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास बन रहा है A, यहाँ प्लस B, यहाँ पे बन रहा है C। दूसरा यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2A, यहाँ पे आया ओनली B, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट मेरे पास आया भाई A प्लस 3B, तो C फिर से नहीं है। अब बेटा इनको सॉल्व करो तो कंपेयर करेंगे, A प्लस B प्लस C अल्फ़ा हो गया, 2A प्लस B तो ये बीटा हो गया, A प्लस 3B यहाँ पे गामा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ये आपका काम है, खुद निकालो। यहाँ पे हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड गामा, यहाँ पे B की वैल्यू निकाल सकते हैं, A और B की वैल्यू निकल जाएगी, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी निकालो, और C की वैल्यू, बात ख़त्म। हम A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा चाहे कोई भी वेक्टर हो R3 में, उसको हम लिख ही सकेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 1, 1 1 3 and 1 0 0. So therefore this is the basis of R3. अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वी आर टू प्रूव दैट दिस सेट ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2, दैट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दिस इज ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस मैट्रिसेस का भी तो होता है भाई 2 by 2, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 ओवर R हमने प्रूव किया था, ये क्या फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। तो इनका जो बेसिस है वो ये होगा। अब वही स्टैंडर्ड बेसिस वाली बात आ गई। अब यहाँ पे देखो, पहले तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना होगा, और दूसरा बेसिस के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, लीनियर स्पैन। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, वो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, तो इसको हम एक रो में या एक कॉलम में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसका ऑर्डर चेंज मत करना, एक बात थोड़ा ध्यान में रखना। 1 ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ऐसे इसी ऑर्डर में इसको लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन, ऐसे करके आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो। तो फिर वही बात, डिटर्मिनेंट तो 1 आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। इनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, या तो वैसे भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है फोर्थ ऑर्डर का, डिटर्मिनेंट 1 होगा एंड दैट इज़ नॉन ज़ीरो। तो क्या हुआ भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट तो हो गया। अब दूसरी बात आती है लीनियर स्पैन के लिए। लीनियर स्पैन के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 by 2 का कोई भी मैट्रिक्स लो, किस पे, 2 by 2 का कोई भी मैट्रिक्स लो आप ओवर रियल्स, उसको हमें एक्सप्रेस करना होगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस। अब ध्यान से देखो, वैसे तो कुछ खास नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ABC D, ABCD ऑब्वियसली रियल नंबर्स हैं, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा 2 by 2 ऑर्डर का। अब बड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ A0 0 0, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 0 B 0 0, यहाँ पे आया भाई आपका 0 0 C 0 एंड लास्टली आया भाई D, यहाँ पे 0 0 0
नहीं सॉरी डी इस यहाँ पे लिखो ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, यहाँ से एक कॉमन निकाल लो 1 0 0 0, यहाँ से आया भाई आपका बी कॉमन 0 1 0 0, यहाँ से आया आपका सी कॉमन 0 0 1 0 एंड फाइनली डी कॉमन, तो ये क्या आया 0 0 0 1। तो हो गया भाई, इस मैट्रिक्स को मैंने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, यानी कि इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इसको बी मान लो, तो बी आपका क्या हो गया भाई, बेसिस। अब यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। शो दैट दिस सेट ऑफ m+1 vectors, or you can say variables, that is 1 x square x raised to power m, this is a basis of the polynomials, set of polynomial, actually this is a vector of polynomials, vector space है भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये भी क्या बनेगा, बेसिस बनेगा भाई किसका, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का ओवर रियल्स, जिनकी डिग्री कितनी है भाई, m है। तो ये सिंपल है, आप अपनी ओर से ट्राई करना। और नेक्स्ट है फाइंड द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक इसका एक्चुअल में इसका तो बेसिस शो करना था। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, आप यहाँ पे मुझे बेसिस फाइंड आउट करना है भाई, और मुझे ये एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का। आप यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं आपके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो आप, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लो, इसी खुद की इक्वल आता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस का 2x2 के सिमेट्रिक मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस बन रहा है। यहाँ पे इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिस फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका बेसिस क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट खुद करना होगा। तो इसका बेसिस होगा भाई 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। तो ये आप खुद ट्राई करना, ये इसका क्या बनेगा, बेसिस। बस वही दो कंडीशन लगानी है हमें यहाँ पे, एक तो इसको क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा इसको क्या होना पड़ेगा, बेसिस। ठीक, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप इसमें डिटर्मिनेंट वाला मेथड मत लगाओ, नहीं लगा सकते आप। इसको यहाँ पे इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, इसको बीटा से करो, इसको गामा से करो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। वहाँ से आप अल्फा बीटा गामा को निकाल दो एंड वो क्या हो जाएंगे, 0। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियर स्पैन के लिए वैसे ही हम ऐसा कोई वेक्टर ले लेंगे ए बी बी सी, उसको हम लिख देंगे ऐसे करके, जैसे कि चलो मैं लिख देता हूँ ए बी बी सी, ये कोई वेक्टर ले लो इसमें। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे A 0 0 0, यहाँ पे 0 B B 0, यहाँ पे 0 0 0 C। ये बेटा सभी एग्जांपल्स एक्चुअल में आपको समझने में हेल्प करेंगे कि वेक्टर्स पे जो बेसिस है आपका वो क्या होता है एक्चुअल में। ये B यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ से B कॉमन आएगा तो ये भी 1 हो गया, तो ये C यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से C कॉमन आया, तो ये 0 0 0 1। तो ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट B। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए ये समझने के लिए है कि एक्चुअल में बेसिस होता क्या है। ठीक, अब मेरे पास आती है बात डायमेंशन की। डायमेंशन को थोड़ा रुक के समझते हैं हम, उससे पहले मेरे पास है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सीधी सी बात है, वो वाला वेक्टर स्पेस जो किसी फाइनाइट सबसेट से जनरेट हो रहा हो, वो वाला वेक्टर स्पेस जो किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब ध्यान से देखो, तो डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे भाई, ए वेक्टर स्पेस V over F is said to be finite dimensional वेक्टर स्पेस। इसको हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे कब भाई,
if there exists a finite subset S of V का कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट इसका जो लीनियर स्पैन है वो V के इक्वल हो। ठीक, तो ऐसे वाले वेक्टर स्पेस को हम बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये वाला, ये किससे जनरेट हो रहा है भाई, इससे जनरेट हो रहा है, एंड इट इज़ फाइनाइट, ये भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक, अब बात आती है डायमेंशन की। उससे पहले मेरे पास होती है भाई एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम हम चलो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ स्टेटमेंट हल्की सी। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो अगर कोई मेरे पास, तो उसके मैं ऑलवेज बेसिस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम बेटा प्रूव नहीं कर रहे, ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी रेलेवेंसी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर द बेसिस, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अब एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है, फॉर ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट अ बेसिस। ठीक है, किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक, अब एक और बात निकल के आती है यहाँ पे, किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है उस बेसिस के, क्या बेसिस एक ही होगा भाई, यस और नो? नो, बेसिस एक ही होना कोई ज़रूरी नहीं है, बेसिस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी भी किया, स्टैंडर्ड बेसिस R3 के 100, 010 एंड 001 होते हैं, और कोई यही तो थोड़े ना बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस थोड़े ना है, और भी तो बेसिस है था ना, इसका हमने प्रूव किया था लास्ट एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल में। ठीक है, तो बेसिस एक होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, हाँ एक बात कंफर्म है, जितने भी बेसिस होंगे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे सेम होंगे। ठीक, एंड यहाँ पे मैं एक और नोट लिखने जा रहा हूँ, बेसिकली ये भी एक थ्योरम ही है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ basis of a vector space is same. The number of elements of basis of different, कितने भी basis हो, 2 basis लिख लो, the number of elements of 2 bases of a vector space is same. एलिमेंट्स की जो गिनती होगी, ठीक है, तो या 2 से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, एक ही बेसिस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये कंफर्म है कि बेसिस में एलिमेंट्स की जो गिनती है वो सेम होगी। तो दिस इज़ ड्यू टू एग्जिस्टेंस थ्योरम। अब गिनती तो स्पेसिफिक होगी, ठीक है, बेसिस के एलिमेंट्स की जो गिनती है वो तो स्पेसिफाइड होगी, ठीक है, और वो कितनी होगी, उतनी ही होगी जिस सेट से वो वाला फाइनाइट वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है। तो भाई हम कह सकते हैं डायमेंशन क्या हुई फिर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। सो दिस इज द फाइनल डेफिनेशन फॉर टुडे। अब मेरे पास आता है डायमेंशन। तो डायमेंशन को मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी भाई, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ऑफ वेक्टर स्पेस। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमने डिफाइन किया वो किसी फाइनाइट सेट से जनरेट होगा, और एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस भी एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिस एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट बेसिस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
वो हो सेम ही होंगे। मतलब एक वेक्टर स्पेस के 2 से ज़्यादा बेसिस हैं तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही होंगे। वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।